पाकिस्तान ने आज फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के जवान नायक मुदस्सर अहमद शहीद हो गए। शहीद मुदस्सर जिस बंकर से मुकाबला कर रहे थे उस पर पाकिस्तान ने मोर्टार से हमला किया। 37 साल के मुदस्सर अहमद पुलवामा में त्राल के रहने वाले थे। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। वहीं भीमबर गली सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। फायरिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। भारी गोलाबारी को देखते हुए प्रशासन ने राजौरी सेक्टर के मांजाकोट और डुंगी इलाके में स्कूलों को बंद कर दिया है। रिहायशी इलाकों में फायरिंग होने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं प्रशासन की टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी हुई है। ये जो आप फायरिंग देख रहे हैं इसकी वजह से हमारे दिल में बहुत ही डर पैदा हो चुका है। देखो लोग घरों को छोड़कर भाग गए, यहाँ से कोई भी नजर नहीं आ रहा है हमारी गाँव में। और पाकिस्तान से गोलाबारी जड़ी है बिल्कुल ठीक ठाक हमारे मकान के सामने आ रही है। और कल परसों की जो फायर हुआ उसमें भी शैलिंग इतनी हुई है कि पूरे गोले जड़े फायरिंग जड़ा पूरा उतरी साढ़े मकानों भी आ रहा। 12 जुलाई को पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए थे। 15 जुलाई को भी पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में लांस नायक नसीर शहीद हो गए थे। पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग में भारत के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। साल 2016 में 449 और साल 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा था। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। डीजीएमओ स्तर की वार्ता में भारत ने पाकिस्तान से कहा, भारतीय सेना ने नागरिकों पर कभी हमला नहीं किया। देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके लिए वोटिंग जारी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी को यूपीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। आज ही हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के पहले कल रविवार को विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी ने ये बयान दिया था कि ये लड़ाई ओछी और सांप्रदायिक सोच के खिलाफ है। संजय राउत ने जवाबी हमले में आज कहा कि मुंबई ब्लास्ट के दोषी को फांसी से बचाए जाने की कोशिश करने वालों को उम्मीदवार बनाना यूपीए बताए कौन सी सोच है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आपने जिस उम्मीदवार का चयन किया है गोपाल कृष्ण गांधी, वो किस आधार पर और क्यों? याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जिस गोपाल कृष्ण गांधी ने पूरी अपनी ताकत लगाई थी, राष्ट्रपति तक लेटर लिखा था, देश के सामने कहा था कि उनकी फांसी रोकनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि गोपाल कृष्ण गांधी ही नहीं, किसी को भी यूपी अपना उम्मीदवार बनाता तो ऐसा ही विरोध ये लोग करते। गोपाल कृष्ण गांधी क्यों, कोई भी हो अभ्यर्थी, ऐसा तो ये गंद हम ला देंगे ही। ये तो उनकी मजबूरी है। ये ऐसा है ना, बिच्छू को तुम दूध दे के पूजा भी करो, काटना ही है ना। दरअसल गोपाल कृष्ण गांधी ने मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब की फांसी रोकने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपील की थी। गोपाल कृष्ण गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का हवाला देते हुए कहा था कि फांसी को रद्द कर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है, वो गांधीवादी है, हिंसा के खिलाफ है। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। गोपाल कृष्ण गांधी मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख। आज शाम बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होगा। उसी दिन मतों की गणना भी होगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी हुई थी। 29 जुलाई को गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले 27 जुलाई को डॉक्टर कलाम का निधन हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। संसद में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई लोगों ने वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोट डाले। सांसदों ने भी संसद भवन में लाइन में लगकर अपना वोट डाला। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और यूपीए की तरफ से मीरा कुमार राष्ट्रपति की रेस में हैं। देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं के 32 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। पहली बार चुनाव आयोग ने मतदान के लिए अपना विशेष पेन दिया है।
सांसदों के बैलेट पेपर का रंग हरा रखा गया है, जबकि विधायकों के बैलेट पेपर का रंग पिंक है। मीरा कुमार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। वहीं एनडीए के रामनाथ कोविंद ने जीत का दावा किया। मैंने जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनसे आत्मा की आवाज पर ध्यान देने की बात कही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मा की आवाज सुनी जाएगी। Now President selection today is voting. I am sure Ramnath Kovind ji will win with a comfortable, respectable margin. राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद और विधायक वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट की वैल्यू 708 है। हर राज्य के विधायकों के वोट का वैल्यू अलग होता है। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालते। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने शुरू से ही राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया था। आज भी कांग्रेस ने यही दोहराया तो बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस किस विचारधारा की बात कर रही है। एक तरफ प्रजातांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कसौटी और दूसरी तरफ संविधान निर्मित संस्थाओं को आगे बढ़ाने की परिपाटी। निर्वाचक मंडल को निर्णय करना है राष्ट्रहित में और वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर करेंगे। 40 पार्टियों का समर्थन है। ये कौन सा विचारधारा? 20 तारीख को निर्वाचित होने के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रपति नहीं होंगे, देश के राष्ट्रपति होंगे। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई विधायकों ने वोट डाले। योगी ने कोविंद की जीत का दावा किया। वहीं मायावती ने कहा कि चुनाव चाहे जो भी जीते लेकिन राष्ट्रपति तो एक दलित ही बनेगा। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शेड्यूल कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी संसद भवन में अपना वोट डाला। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आज का दिन बेहद अहम है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है। ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति चुने जाएंगे और क्योंकि उनको वोट 40 पार्टियों से तो मिल ही रहा है और कुछ लोग अपनी मर्जी से दूसरी पार्टियों के लोग भी उनका समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो और मुलायम सिंह रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि पार्टी मीरा कुमार का समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति के चुनाव में मुझे तो वोट रामनाथ कोविंद का करना है। देखिए, मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है, तो नेताजी की भी इच्छा थी। हम लोग मीरा कुमार जी के साथ हैं। हमारी यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार जी हैं। हमें उम्मीद है अंतरात्मा की आवाज पर लोग मीरा कुमार जी के पक्ष में वोट देंगे। मीरा कुमार जी चुनाव जीतेंगे। कुल 776 सांसद और 4114 विधायक वोटर हैं। 776 सांसदों के वोटों का मूल्य 5,48,408 है। 4014 विधायकों के वोटों का मूल्य 5,49,474 है। चुनाव जीतने के लिए 5,49,442 वोट जरूरी हैं। मौजूदा गणित के मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। कोविंद को मिले समर्थन के आधार पर एनडीए के 61% से ज्यादा वोट है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों में आतंकी हमले में मारे गए अमरनाथ श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
लेकिन इससे पहले आज पूर्व लोकसभा सांसद विनोद खन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे और तेलंगाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद पलवई गोवर्धन रेड्डी को श्रद्धांजलि दी गई। तीनों सांसदों के निधन पर संसद ने शोक जताया और कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से देश हित में मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोलकर फैसले करती है। जीएसटी से साबित हो चुका है। मानसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। 26 दिन में से 4 प्राइवेट मेंबर्स डे होंगे। लोकसभा में 21 बिल और राज्यसभा में 42 बिल पेंडिंग है। नोटबंदी, जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी, किसानों की आत्महत्या, चीन से तनाव समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने की तैयारी की। इस सत्र में फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 भी पास होना है। इसके पास होने से रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन का गठन होगा, जो कॉर्पोरेशन, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में बैंक्रप्सी के मामलों को देखेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम के स्वागत में भेंट देने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर पीएम के स्वागत में गुलदस्ते की जगह सिर्फ एक फूल देने को कहा है। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद उन्हें गुलदस्ता देने की परिपाटी बंद नहीं होने के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी राज्य के दौरे पर प्रधानमंत्री के स्वागत में राज्य सरकार के प्रतिनिधि गुलदस्ता भेंट स्वरूप न दें। बेहतर तो ये होगा कि उन्हें सिर्फ एक फूल ही दिया जाए, बेहतर विकल्प हो सकता है। पीएम मोदी अब जिस किसी भी राज्य के दौरे पर जाएंगे, वहां कीमती फूलों के गुलदस्ते या अन्य तोहफे लेने से परहेज करेंगे। 17 जून को पीएम मोदी ने खुद को फूलों के गुलदस्तों की जगह किताब देने का ट्वीट किया था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से पीएम की इच्छा के अनुरूप ही उनका स्वागत करने का अनुरोध किया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों से गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर इस आदेश का पालन करने को कहा है। केरल में 19 जून को पीएम मोदी ने पीएन पनिक्कर नेशनल रीडिंग डे के मौके पर भी बुके की बजाय बुक देने का नया शिष्टाचार शुरू करने की अपील की थी। कोच्चि में पीएम मोदी ने कहा था कि पढ़ने से बेहतर कोई दूसरा आनंददायक काम नहीं होता है और पढ़ने से मिले ज्ञान से बढ़कर दूसरी कोई शांति नहीं। बिहार में चल रहे महागठबंधन का झगड़ा अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि आज चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव पर कोई बड़ा फैसला लिए जाने के आसार हैं। पिछले हफ्ते जेडीयू ने तेजस्वी पर 4 दिन में आरजेडी से जवाब देने को कहा था, लेकिन न तो आरजेडी ने तेजस्वी पर सार्वजनिक सफाई दी और न ही इस्तीफा देने का संकेत दिया। हालांकि जेडीयू अब भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने फैसले पर अड़िग है। गठबंधन मजबूत है, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इसकी एकता के लिए जनता दल यू प्रयासरत रहेगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने अपने विचार रखे हैं, हमको उसका भी जवाब चाहिए। हमें उम्मीद है कि बर्फ पिघलेगी और जवाब भी आएगा। तेजस्वी यादव बिहार की सियासी मुश्किल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। तेजस्वी यादव ने सारे विवाद को मीडिया की उपज बताकर सिरे से खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती भी संसद में मीडिया के पूछे सवालों पर चुप्पी साध रखी। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि गेंद नीतीश के पाले में है।
आप कुछ कहना मैम, जो हालात बिहार में सरकार छूटने जा रही है, क्या करप्शन के जो चार्जेज है उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे आप? मैम, कुछ बोल सकती हैं? मैम, क्या बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? लालू जी को भी हम लोगों ने देखा, जब तक वो जेल नहीं गए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल जाते वक्त अपनी अर्धांगिनी को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के गए। तो मुझे लगता है कि जब तक उप मुख्यमंत्री भी जेल नहीं जाते वो इस्तीफा नहीं देंगे। बॉल जो है नीतीश जी के कोर्ट पर है। उन्होंने निरंतर ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है उनकी, और पूर्व में भी उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। तो अभी तक वो इस्तीफा नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं। रेलवे के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का केस दर्ज है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई के एफआईआर को लेकर बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी को लेकर लालू और नीतीश कुमार के बीच सीधी बातचीत भी बंद है। शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना था, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए लालू प्रसाद यादव सरकार से हटकर नीतीश को बाहर से समर्थन देने का भी फैसला कर सकते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर खुले सीवर में 1 घंटे में ही करीब 12 गाड़ियां जली। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार फरीदाबाद शहर के बजरंग चौक की है। देखिए कैसे सड़क पर बने गड्ढे में बाइक सवार जा गिरा। बारिश का पानी भरा था, इसलिए पता ही नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है। स्कूटी वाले के साथ भी यही हुआ। अब ये देखिए कैसे बाइक पर सवार महिला और पुरुष गड्ढे में जा गिरे। महिला की गोद में तो बच्चा भी था। इसके बाद इस गड्ढे का शिकार बना ये ऑटो, फिर एक और बाइक वाला, और उसके बाद फिर एक साइकिल वाला। कुछ ही देर बाद एक और साइकिल वाला इस गड्ढे में जा गिरा। बाइक पर सवार ये 3 लड़के भी इस खतरनाक गड्ढे में जा गिरे। कुछ देर बाद ये ऑटो भी इस गड्ढे में जा गिरा। महज 1 घंटे में 10 से ज्यादा गाड़ियां इस गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हो गई। कई लोगों को चोट आई है। बार बार होते हादसों की वजह से स्थानीय लोगों ने गड्ढे को पलंग से ढक दिया। 11 जुलाई को हुए इन हादसों की तस्वीरें भी सड़क किनारे लगी दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा बाजार की सड़क पर बने इस गड्ढे में एक के बाद एक कई हादसे हो चुके थे, लेकिन अब तक प्रशासन की नींद नहीं खुली थी। लेकिन जैसे ही आज सुबह जी न्यूज ने एक खबर दिखाई, स्थानीय प्रशासन की नींद खुली। प्रशासन हरकत में आया और फौरन कार्रवाई शुरू हुई। जेसीबी को बुलाया गया, सड़क पर जमा पानी हटाया गया और जेसीबी की मदद से गड्ढे भरे गए और मैनहोल को ढक्कन भी लगा दिया गया। पिछले कई दिनों से मशीन भी कई दिनों आई है और मशीन से भी एक सीवर खुला नहीं है और अब इसको बंद कर दिया है। गड्ढा बंद हो गया पर सीवर अभी भी नहीं खुला है। दिख रहा है कि ढक्कन लगा दिया बट सफाई तो हुई नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी दूर चल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सारा सीवर का पानी बैक कर रहा है, रिवर्स आ रहा है। और रिवर्स आने के कारण आप देखिए जितने भी स्थायी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देश भर में गड्ढों की वजह से 2015 में 10,876 हादसे हुए। 2014 में 11,106 लोगों की सड़क के गड्ढों की वजह से मौत हुई। देश में सड़कों के गड्ढों की वजह से हर दिन 30 लोगों की जान जाती है। 3 जून को भी फरीदाबाद के मैनहोल में गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन लापरवाह प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले में बाढ़ से बुरा हाल है। सैलाब की ये तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी की है। भारी बारिश की वजह से कालाहांडी में बाढ़ आ गई है। नदी नाले उफान पर है और घर पानी में डूब गए हैं। नदी पर बने इस छोटे से पुल को देखिए। पुल के दोनों तरफ पानी उफान पर है, लेकिन लोग फिर भी इस खतरनाक पुल को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी ओडिशा के रायगढ़ की है। रायगढ़ में नागावली नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में नदी पर बना रेलवे ब्रिज टूट गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल से ट्रेन नहीं गुजर रही थी। हालात को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एयरफोर्स से मदद मांगी है। CRPF are in the spot and doing rescue and relief work. The Indian Army representatives and Indian Air Force helicopters is being mobilized. सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ से बुरा हाल है। गुजरात में बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर और सड़कें पानी में डूब गई हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। पहाड़ों में भी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी के हणौगी मंदिर के पास भूस्खलन हुआ। चट्टान से एक बड़ा पत्थर टूटकर दुकान में जा घुसा। पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी किनारे रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ओडिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से यातायात और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। रायगढ़ में पिछले 24 घंटों में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। असम में भी बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। असम में बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो चुकी है।